सभी योग साधकों को नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक प्रत्येक सप्ताह रविवार को हम लोग किसी न किसी एक रोग के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग का जो विषय है वो है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम चलिए पहले हल्का हल्का बटरफ्लाई करते रहेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। इसको कैसे क्या होता है ये, इसको योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, खान पान और आहार के द्वारा कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हल्का हल्का बटरफ्लाई करते रहें और छोटे छोटे अभ्यास को आप करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, आपको रुकना नहीं है। और जो वास्तव में इसका लाभ लेना चाहते हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, और पहले भी मैंने बोलता रहा हूं कि एक पेन और कापी जरूर अपने साथ रखा करें, नहीं तो केवल भागवत कथा की तरह सुन के और भूल जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होना है। चलिए श्वास भरते हुए दोनों घुटनों की इस तरह मिलाइए, श्वास छोड़ते नीचे को। तो हम लोग बात करें कि ये ब्लड इस तरह से 10 टाइम्स करेंगे। हम लोग बात करें कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो हृदय है, जो हार्ट के जो धड़कन है, और जो हृदय हार्ट जो रक्त को पंप करता है, तो जो हमारे धमनियां हैं, जो हमारे आर्टरीज है, इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। और जब उस पर जो प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर का नाम है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के मतलब एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक जो होता है इसको बोलते हैं, ये सिस्टोलिक जो होता है ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, जो नीचे का मापते हैं। अब देखेंगे कि ये सिस्टोलिक कितना होना चाहिए और क्या है इसका रोल। जब हृदय हमारा धड़कता है और रक्त जो है वो धमनियों के माध्यम से शरीर में जाता है, तो हमारे दीवारों पर, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कि पानी को जब हम भेजते हैं पाइप के द्वारा, तो जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो हल्का हल्का देखे अब थोड़ा सा फूल भी जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसी तरह दीवारों पर जब प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। और ये 120 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 120 mm होता है तब तो इसको सामान्य माना जाता है, यानी नॉर्मल माना जाता है, 120 से कम। और जब हृदय के बीच में, जब से हृदय हार्ट हमारा जो धड़कता है, इसके मध्य में जब हमारा हृदय आराम कर रहा होता है, और जब धमनियों पर एक दबाव पड़ता है विशेष तरह से, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। और ये 80 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 80 mm। तो यानी जो सिस्टोलिक है वो होना चाहिए 120, और जो
डायस्टोलिक है ये होना चाहिए 80। तो आप इसको बटरफ्लाई करते रहेंगे और आपने ये कर लिए होंगे। और जब ये कर लिए होंगे तो आप थोड़ा सा नेक शोल्डर का कर लीजिए इस तरह से, शोल्डर का 10 टाइम शोल्डर का क्लॉकवाइज कर लेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और जब इस तरह का हमेशा ऐसा ही जब रहता है व्यक्ति के साथ में, और ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कई बार ये घटता बढ़ता रहता है। कैसे? जैसे व्यक्ति जब सोता है, आराम करता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर का जो 120 वो नीचे हो जाता है। और जब व्यक्ति कई बार जब व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है, काम करता है, अग्रेसर मोड में रहता है, तो उस समय उसका वो बढ़ जाता है, अधिक क्रियाशील होता है, काम करता है, उस समय बढ़ जाता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति जब नर्वस हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, कोई घटनाओं को लेकर, तभी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब ये लंबे समय तक होता है, ज़्यादा देर तक हो रहा है, 10 दिन 15 दिन इस तरह से देखा जा रहा है, तो फिर ब्लड प्रेशर होता है, इसे मानना चाहिए या चेक कराना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और क्या होता है, देखिए, जो हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, ये शुद्ध रक्त को, जो फिल्टर वाले रक्त को हमारे शरीर में शरीर के सभी अंगों में भेजते हैं। ये यहाँ से हार्ट से हमारे शरीर के अंगों में भेजते हैं। इसे हम लोग मोटर के द्वारा सभी बिल्डिंगों में पानी को भेजते हैं, ऐसा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और जब मोटर से जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि यदि मोटर का प्रेशर ज़्यादा है, ये समझ लीजिए कि पाइप पतली है और उस पर दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ रहा है तो धमनियाँ यदि लचीली ना हो, और लचीली नहीं होने के कारण उस पर दबाव पड़ता है, तो धमनियाँ क्या होती है, सख्त हो जाती है। और लचीला कम होने के कारण क्या होता है, वो कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पाइप है, जैसे इस तरह पाइप के किनारे किनारे चर्बी जम जाते हैं, या जो दूषित कण होते हैं वो कण जम जाते हैं। तो रक्त यानी जैसे पानी को पाइप में जाने में दिक्कतें होती है, उसी तरह से हमारे धमनियों में, आर्टरीज में के माध्यम से जो शरीर के अंगों में जो खून जाते हैं, उसमें उनको भी परेशानी होती है, उनको भी कमी होती है, उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? क्योंकि पाइप तो तंग हो गया है, यानी सरकरा हो गया है, तो ऐसे में रक्त को, धमनियों को जो हृदय के दबाव पड़ता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। और इसका मैंने देखा कि इसके 3-4 अवस्थाएं होती है। जैसे पहला अवस्था हम कह सकते हैं जब सामान्य अवस्था इसको कहते हैं, जिसमें सिस्टोलिक में 120 होते हैं और डायस्टोलिक में 80 होते हैं। और जब इसका उच्च रक्तचाप की पूर्व अवस्था कह सकते हैं, इसमें सिस्टोलिक 120 से ऊपर और 140 से कम होना चाहिए। 120 से ऊपर और 140 से कम। और डायस्टोलिक जो होता है 80 से ज़्यादा और 90 से कम होता है, तो इसको उच्च रक्तचाप की पूर्व अवस्था कहा जाता है इसको। और उच्च रक्तचाप की जो दूसरी अवस्था होती है, इसको कहते हैं जैसे 140 से ऊपर और 159 यानी 159 से कम। और जो डायस्टोलिक होती है, ये जो नीचे वाला है, ये 90 और 99 यहाँ तक होता है। तो इसको ये द्वितीय अवस्था होती है, यानी उच्च रक्तचाप की ये दूसरी अवस्था होती है। और उच्च रक्तचाप की सिस्टोलिक यदि आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप की दूसरी अवस्था में 160 से ऊपर, और जो डायस्टोलिक होते हैं 100 से ऊपर हो जाता है, जो नीचे वाला है, तब ये और भी ज़्यादा दिक्कत वाली माना जाता है। तो इसके 3-4 अवस्था हैं। तो हम अवस्था में नहीं जाते हैं, आप शोल्डर का कर लेंगे तो नेक का कर लें अभ्यास। अपना अभ्यास करते रहे, अभ्यास अपना जारी रखेंगे। तो हम लोग इसके अवस्थाएं में नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए यदि 120 से ऊपर गया तो समझिए आपको ब्लड प्रेशर है, और वो ज़्यादा है कम है इसको नहीं देखते हैं। हमें इसका उपचार करना है कि हमें इसको कैसे ठीक करना है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कैसे, क्योंकि दवा जब दे दिया जाता है कि डॉक्टर भी आज के समय में आप कहीं भी पूछ लीजिए, ये जो आपके बहुत अच्छे डॉक्टर है, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको यही कहेंगे कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, क्योंकि इसका दवा से जल्दी इसका समाधान, क्योंकि दवा तो आपको डॉक्टर देते हैं, आपका हेल्प करते हैं, आपको बढ़िया सपोर्ट करते हैं,
परंतु फिर भी वो साथ में ही कहते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल चेंज करो, क्योंकि जब इसका परीक्षण किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा एलोपैथी में, या हम लोग भी जब करते हैं, तो क्या होता है कि इसको कई बार मापा जाता है, 3-4 बार 5 बार मापा जाता है, और 140 से ऊपर और 90 इसके आसपास जब लगातार रहता है तब माना जाता है कि हाँ इसको ब्लड प्रेशर है। और यदि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मधुमेह रोग है, डायबिटीज़ है, किसी की किडनी खराब है, किडनी में कोई दिक्कत है, तो उसका 130, और जो नीचे वाला है जो डायस्टोलिक है ये 85 यानी 85, इस श्रेणी में भी उसको डायबिटीज़ घोषित कर दिया जाता है। और डायबिटीज़ जब बीपी टेस्ट कराते हैं तो उसमें धूम्रपान नहीं होना चाहिए, यूरिन पास करके जाएं, और 5-7 मिनट विश्राम कर ले, क्योंकि बहुत बार सीढ़ी चढ़ के गए हों, जल्दी जल्दी आए हों, घबराहट हो, उस समय कभी भी नहीं चेक करना चाहिए। इस सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ें इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ तो आपको डॉक्टर ज़रूर बताते हैं और आपको पालन भी करना चाहिए उनका। हम बात करते हैं कि इसका ये आपको है, ये पता कैसे चलेगा। अब कुछ लोग पैर सीधे करके और साइड में ट्विस्टिंग कर लें, और मैं आपको बता रहा हूँ दोनों साइड कर लीजिए। बीच बीच में आपको छोटे छोटे टिप्स मैं बताता रहूँगा, परंतु आज मैं आपको जो बताऊँगा वो आसन या प्राणायाम वो केवल बीपी संबंधी। बाकी छोटे छोटे तो अभ्यास आपको वार्म अप तो हर अभ्यास में आपको करना ही चाहिए, छोटे छोटे अभ्यास को। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी को बीपी है और आपने टेस्ट नहीं करवाए हैं पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसके कुछ कुछ लक्षण है, कुछ कुछ सिस्टम आते हैं आपके बॉडी में। तो वो कैसे पता चलेगा और किसके क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो क्या होगा, ऐसे लोगों के सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलते हैं, यानी सीढ़ी थोड़ा सा भी चढ़ जाएंगे सांस फूल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय चल लिए सांस फूल जाएगा। ऐसे लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा होती है, काम करेंगे थोड़ा बहुत वो थक जाएंगे। जिनको इस तरह के लक्षण होते हैं, जिनके अंदर समझिए कि बीपी होने की पूरी चांसेस है, ये इन लोगों को चेहरे के और कान के आसपास इनके गर्म रहते हैं, इनका सिर हमेशा भारी रहेगा, सिर में हमेशा भारीपन रहेगा, दर्द रहेगा। ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आते हैं, नींद ठीक से उनको नहीं आएंगे, इनके धड़कन हमेशा बढ़े रहेंगे, छाती के आसपास, इस एरिया में छाती के आसपास उनके खिंचाव ज़्यादा होगा, काम करने में ऐसे लोगों को मन नहीं लगेंगे। तो ये कम से कम 10-12 लक्षण है इसके, जिसके द्वारा पता कर सकते हैं। सांस फूलता रहेगा, थकावट होंगे, चेहरे के आसपास गर्माहट होंगे, गर्म रहेंगे, सिर भारीपन रहेगा, सिर में दर्द होगा, नींद नहीं आएंगे। तो इन सारे लक्षण को यदि आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है या आपके फैमिली में किसी को हो रहा है, तो तुरंत आपको बीपी अपना टेस्ट कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए। जब ये घोषित हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा, तो हम लोग उसको योग और नेचुरोपैथी से उसका उपचार कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यदि रोग से बचना है तो योग से जुड़ना है, और योग से जब जुड़ेंगे तो आपको रोग कभी भी नहीं होगा। अब देखिए कि यदि इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये सब तो और भी चीज़ों में देखा जाता है, सांस फूल जाता है या छाती के आसपास खिंचाव होती है सब, पर इसके बीपी क्यों होता है इसका कारण में हम जाते हैं। इससे पहले हमने बात किया लक्षण की कैसे पता चले आपको, पर इसके हम कारण में जाते हैं कि ये क्यों होते हैं। तो देखा जाता है ये कि एक तो आयु, जब व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो पुरुषों में 45 यानी 45 और महिलाओं में 55 के आसपास बीपी होने की संभावना बढ़ जाती है। और पुरुषों में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनके जो धमनियाँ होती है, जिनको आर्टरी होती है, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं इनके, महिलाओं के अपेक्षा ये देखा जाता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं इनके क्या होता है कि शरीर का विकास हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है शरीर, और जो हमारे आर्टरीज होते हैं, जो हमारे धमनियाँ होते हैं, ये मांसपेशियों के कारण ये दब जाते हैं, तो इनको ब्लड को जाने में बहुत परेशानी होती है, वो तंग महसूस करते हैं। तो मोटापे वाले को बीपी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जो मोटापा है जिनको, वो अपना वज़न को ज़रूर नियंत्रण करें। एक बीपी होने का बहुत बड़ा कारण है वंशानुगत, यानी हेरिटरी,
यदि आपके दादा दादी को है, आपके माता पिता को है, तो बच्चों में ये जीन्स आने की पूरी संभावनाएं होती है, यदि वो कुछ नहीं कर रहे हो तो। एक और कारण देखा जाता है, जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो हमारे ग्रंथियां हैं वो जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे नलियों में जाते हैं, यानी हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड के खून के नलियों में जाकर, और वो क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, एक तरह से डैमेज कर सकते हैं, या उसको उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब ऐसे बाधा उत्पन्न करते हैं तो हमारे जो धमनियां हैं वो तंग हो जाते हैं, और ये जब तंग हो जाते हैं तब व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और यदि कारण इसका और देखा जाए तो 3-4 कारण है जो ये, पर इसको तो व्यक्ति ठीक कर सकता है। तनाव के कारण जो हार्मोन्स ये होता है, उसको तनाव के कारण में जाए और उसका समाधान करें। कुछ लोगों को जिसका दिनचर्या खराब है, जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उनको भी बीपी होने की पूरी संभावनाएं रहती है, तो वो अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें। जो लोग नमक का अधिक सेवन करते हैं, चाहे वो सब्जी में ज़्यादा डालते हैं या चटपटा खाने का उनका बहुत शौक़ है, तो ऐसे लोगों का बीपी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों को बीपी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग खाने में पोटेशियम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पोटेशियम जो होता है उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का बीपी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। धूम्रपान करने वाले, जो लोग वसा फैट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इन लोगों को भी बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक काम करते हैं या लंबे समय तक जिनके साथ तनाव बना रहता है काम के कारण या फैमिली के कुछ ऐसा अनबैलेंस हो जाने के कारण, या आपके पढ़ाई या किसी के जॉब के कारण, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब तनाव रहते हैं तो, या दबाव किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को भी बीपी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इन सब कारणों को देखना हमें कि यदि आपके माँ बाप में है, आपके दादा दादी में, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपका लाइफ स्टाइल ख़राब हो रहे हैं तो आपको ठीक करने की आवश्यकता है। आपके अंदर डिप्रेशन, तनाव हो रहा है, तो हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक रखना है, वो तो आप अगर रखेंगे तो आपको बीपी बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं रखते हैं तो बीपी होगा ही होगा। यदि किसी का है पहले से या हो गया है तो कैसे उपचार करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने एक अभ्यास कर लिए होंगे। तो इसके लिए जो आसन है वो बिल्कुल हल्के हल्के आसन करने होते हैं जिनको बीपी होता है इनको। इसलिए मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ कि बीपी में कौन कौन सा आसन करना है। तो सबसे पहले तो आपने लिख सकते हैं, जैसे ताड़ासन है। ताड़ासन को वो लोग कर सकते हैं जिनको बीपी है, परंतु ताड़ासन में ध्यान रखेंगे वो श्वास को नहीं रोकेंगे। केवल जैसे बैठे हैं इस तरह वज्रासन में, तो वज्रासन में भी ताड़ासन कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेचिंग कर लें। और खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके भी कर सकते हैं ताड़ासन को। ऐसे लोगों के लिए वज्रासन, ये जैसे मैंने अभी बैठा है, दूसरा आसन जो है वो वज्रासन। वज्रासन में वो लोग बैठे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके के तो स्पाइन ठीक होंगे और ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में अच्छे प्रकार से होगा। आपको वज्रासन से आपके बीपी में बहुत हेल्प मिलेगा, तो वज्रासन को जरूर करें। इस आसन को, एक ताड़ासन, एक वज्रासन। एक आसन मैं और बता रहा हूँ इसमें, जो बीपी वाले हैं, पैर दोनों पहले सीधे कर लेंगे। और अगला आसन जो है मैं बताऊंगा, इसका नाम है गोमुख आसन। देखिए, लेफ्ट पैर को नीचे से ले आएं, राइट पैर को इसके ऊपर से ले आएंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऊपर से लेना है, देखिए। और इसमें श्वास को नहीं रोकना है। जिनको बीपी है वो श्वास को नहीं रोकेंगे, और जिनको इस तरह के लक्षण बताए मैंने, जो कारण बताए, इस तरह घबराहट ये हो रहा है, बीपी का दवाई अभी शुरू नहीं किए हैं, वो श्वास रोक सकते हैं।
इसको कितने देर रोकना है? कम से कम 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आपको आसन को होल्ड करना है, और श्वास को तो आप होल्ड कर ही सकते हैं यदि दवा शुरू नहीं हुआ है तो, और दवा शुरू हो गया है तो श्वास को नहीं रोकेंगे। इसको ध्यान से सुनना है आपको, जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह आप दूसरे साइड से कर सकते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आसन मैंने बताया, ताड़ासन, वज्रासन, गोमुखासन। एक और आसन है जिनको बीपी है वो लोग के लिए शवासन। और शवासन का मतलब ये नहीं कि केवल लेट जाना है, आप इसको कॉपी में नोट करें। बाकी अपना जो जिनको बीपी है, जो देख रहे हैं इसको, उनसे मैं करूँगा कि एक एक बार ज़रूर सभी आसनों को करें। शवासन में केवल लेटना नहीं है, शवासन में लेटकर, और शवासन में लेटकर आपको हथेली आकाश की ओर रखना है, पंजे खुले हुए होंगे, और शवासन में लेटकर अपने ध्यान को अपने हार्ट के पास रखना है। और ये फील करना है आपको कि श्वास जो हम लोग ले रहे हैं, श्वास को जो आप ले रहे हैं वो बहुत ही स्लो और आराम से ले रहे हैं। हृदय के पास, हार्ट के पास से जो ब्लड हमारी जा रही है वो आर्टरीज के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रही है, कोई इस पर दबाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा आपके फीलिंग्स आपके साथ होना चाहिए। यदि आप ऐसा फीलिंग्स के साथ में करते हैं तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विचारों के माध्यम से जब तनाव सिर में होता है या प्रेशर जब होता है हमारे सर में, तो देखते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लोगों का, तो विचार यहाँ है और शरीर में उसकी प्रतिक्रिया रहे। तो उसी तरह यदि आप पॉजिटिव विचार रखते हैं तो आपको इस पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरह से शवासन कर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके आप। और इसके साथ साथ अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, जैसे योग निद्रा में आप हार्ट के और अपने धमनियों के विषय में, अपने आर्टरीज के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा करें, उनके ऊपर ज़्यादा आपको विचार करना है और पॉजिटिव विचार करना है। तो शवासन। और इसमें एक आसन है जो बहुत ही हेल्पफुल है, वो है मकरासन। देखिए ये मकरासन में लेफ्ट हाथ को इस तरह राइट के ऊपर रखेंगे और जो पैर है पीछे से पैरों को खोल लेंगे, इस तरह से लेटना है। अपना फोरहेड को हाथों के ऊपर रखना है। देखिए इसको आप कम से कम 3 मिनट तक कर सकते हैं मकरासन को। तो हम बात कर रहे हैं कि आसन, मैंने आपको सब आसन एक एक बार करके दिखाया कि किस आसन को कैसे करना है। ताड़ासन पहला आसन मैंने बताया, या तो आप बैठ के करें तो बैठ के भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। गोमुखासन, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के इस तरह से रोकना है। जिनको दवा चल रही है वो श्वास को नहीं रोकेंगे, पर जिनको इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, होने के चांसेस हैं, तो वो लोग श्वास रोक के करें। वज्रासन में आपको श्वास नॉर्मल रखना है। लेट के मैंने बताया शवासन, ये शवासन आपको करना है। और मकरासन इसके लिए बहुत ही अच्छा है, मकरासन करेंगे। तो मैंने 5 आसन आपको बताया जो बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि बीपी है, यदि वो क्लास में आते हैं, और चीज़ों को वो कम करें और इन आसनों को वो ज़्यादा करें। और जो क्लास में नहीं आते हैं या नहीं जुड़े हैं, तो कहीं पर भी आप हैं
इनको नोट कर लें और इसको करते रहें। 3 महीने में आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, पूरी ईमानदारी के साथ यदि व्यक्ति कर ले तो, पूरी इच्छा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ मुझे दवा छोड़नी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दवा छोड़ने से रोक सकता है। अपना योग करते रहें, चेक कराते रहें, उनके देख रेख में करें। एक दिन आपको कहेगा डॉक्टर, करेंगे खुद आपके यही तैसी अगर डॉक्टर अच्छे हैं, आप कहें कि आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाएगा आपको। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति तो बढ़ानी होगी। अब हम बात करते हैं आसन हो गया, अब हम बात करते हैं प्राणायाम। इसमें प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्राणायाम कौन सा है, पहले आराम से बैठ जाएंगे। यदि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे और आपको लंबी गहरी डीप ब्रीथिंग करनी है। देख लीजिए, मैं 2-4 बार करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत आराम से आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और ये आपको 15-15 बार के 3 राउंड करने हैं। 15-15 के आपको 3 राउंड करने हैं। 15 कर लिए, थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर 15 करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर 15 करेंगे। तो इस तरह से आप प्राणायाम को, ये प्राणायाम नहीं है, लंबी गहरी श्वास है, परंतु इसको आपको आर्टरीज में, आपके हार्ट के आसपास बहुत इसको आपको रिलैक्स मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो जो आर्टरीज में, धमनियों में जो बाधाएं हैं, जो चर्बी बढ़ गई है या उसमें गंदगी हो रही है, तो उसको वो फिल्टर करेगा। तो ये था आपके लिए कि प्राणायाम कौन सा बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें हम लोग एक करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो नॉर्मल श्वास ले छोड़, इसमें श्वास को बीच में रोकना नहीं है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत हेल्पफुल है। परंतु मैं बताता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 तरीके से, जो शास्त्र में वर्णन जो प्रामाणिकता के साथ होता है, उसमें प्राणायाम तो उसी को कहा जाता है इसमें पूरा कुंभक और रेचक तीनों का प्रयोग हो। परंतु यदि किसी को बीपी वाले को है तो उसको कुंभक नहीं करना है। कुंभक का मतलब होता है होल्ड। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से श्वास को लेना है, राइट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। एक बार मैं सभी को एक एक बार रिपीट करा रहा हूँ आपको। सब लोग, आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो वो लोग के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है इसको लंबे समय तक। जैसे मैंने बताया, श्वास को लेने छोड़ने कम से कम 15-15 का 3 राउंड करना है। अनुलोम विलोम को कम से कम आपको 10 मिनट करना है। देखिए, विष्णु मुद्रा बना लें। देखिए, इस तरह से श्वास लेंगे, लेफ्ट से लिए और राइट से बाहर निकाल दिए, फिर राइट से लिए और लेफ्ट से बाहर निकाल दिए, फिर लेफ्ट से लिए और राइट से बाहर निकाल दिए, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को बीपी वालों को 10 मिनट करना चाहिए, और जो प्राणायाम उसको कम कर ले और इसको बढ़ा दे। बीपी है तो श्वास को बीच में रोकना नहीं है। 10 मिनट एक समय नहीं कर सकते हैं, ये हाथ करते करते हाथों में दिक्कत आ रही है, थकावट हो रही है, तो आप हाथ चेंज कर सकते हैं। सुबह 5-7 मिनट कीजिए, शाम को 7-8 मिनट कीजिए। आपको एक रिसाइकल में करना पड़ेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद में यदि किसी का बीपी, यदि किसी का
दूसरी अवस्था में, यानी सिस्टोलिक 160 से ऊपर है और डायस्टोलिक 100 से ऊपर है, यानी वो हाइपर में आ रहा है, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम के साथ में 10 मिनट अनुलोम विलोम के साथ में उन लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम भी करनी चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम जो बहुत ज़्यादा हाइपर है, बढ़ा हुआ है जिनका बीपी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। चंद्रभेदी कैसे करते हैं, जैसे लेफ्ट है इसको हम बोलते हैं चंद्रस्वर, राइट है इसको बोलते हैं सूर्यस्वर। तो उनको क्या करना, लेफ्ट से, इसका चंद्रभेदी का भी 2 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ उसको क्या है, लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट में ही छोड़ना है। देखिए राइट बंद कर लिया हमने, लेफ्ट से लिए और लेफ्ट से ही छोड़ दिए, लेफ्ट से लिए और लेफ्ट से ही बाहर निकाल दिए। इसको भी उसी सिस्टम में करना है। 5 मिनट में लेना है तो 10 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में लेना है तो 10 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। यदि आप 3 सेकंड में ले रहे हैं तो 6 सेकंड में आपको श्वास को बाहर निकालना है। तो ये हुआ चंद्रभेदी। अब इसको कितने देर करना है, कम से कम इसको 21 बार करना है, 21 टाइम्स। श्वास को लिए, श्वास को बाहर निकाल दिए, 1 हो गया। इस तरह कम से कम 21 बार करना है चंद्रभेदी का। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है चंद्रभेदी का, वो लेफ्ट से लेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे। देखिए लेफ्ट से लिए, राइट से बाहर निकाल दिए, फिर लेफ्ट से लिए, राइट से बाहर निकाल दिए, लेफ्ट से लिए, राइट से बाहर निकाल दिए। तो इसको कितने बार करना है, इसको भी 21 बार करना है, 21 टाइम्स। पहला स्टेप जो चंद्रभेदी का है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट में छोड़ना है। दूसरा स्टेप जो है लेफ्ट से लेकर राइट को निकालना है कंटिन्यू। तो ये किन के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको 160 से ऊपर है सिस्टोलिक और 100 से ऊपर है डायस्टोलिक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद में ये चंद्रभेदी होगा, उसके बाद में आता है शीतली प्राणायाम और शीतकारी। ये तो बीपी के लिए समझे रामबाण है। शीतली क्योंकि शरीर को अंदर से ठंडक देता है, और आपके शीतली प्राणायाम जीभ को बाहर निकालते हैं हम लोग, और बाहर निकाल के साइड से फोल्ड करते हैं। श्वास को मुंह से लेना है और नाक से निकालना है। श्वास को बीच में रोकना नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। मैं देखिए आपको 2 से 4 बार करके दिखा रहा हूँ। शीतली, जीभ को बाहर निकालेंगे, जब आप इस तरह से श्वास को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु को लेते हैं जब मुख से अंदर, तो जब आपके गले में यहाँ तक आता है, जैसे आप श्वास ले यहाँ आया, यहाँ से आपको नीचे ले जाना है। जैसे पानी का घूंट लेते हैं, इसी तरह से श्वास को लेकर, प्राणवायु को लेकर, और आपको घूंट लेकर नीचे ले जाना है। नीचे ले जाकर रोकना नहीं है, और श्वास को धीरे से नाक से बाहर निकाल देना है। तो ये शीतली प्राणायाम है। इसको कितने बार करें, कम से कम इसको 15 बार करना चाहिए जिनको बीपी है बढ़ा हुआ। और जो ये नहीं कर पा रहे हैं, कई बार होता है कि किसी का जीभ का साइज बड़ा होता है, कई बार वो फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए शीतकारी प्राणायाम, दांत को मिलाना है आपस में और जीभ को पीछे फोल्ड करना है, और सेम क्रिया रहेंगे उसमें भी। मुंह से श्वास लेना, नाक से श्वास को बाहर निकालना है। गले में आएगा, इसको श्वास को घूंट लेकर और नीचे ले जाना है। देखिए एक बार, मैं आपको 2-4 बार करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपके शीतकारी प्राणायाम।
इसको भी कितने बार करना है? 15 बार करना है। जिनको बीपी है वो जैसे लोग करते हैं कपालभाति करते हैं या और आसन, तो यदि बीपी है तो इस पे फोकस करना है। हम लोग क्लास में रहते हैं तो क्लास में सबके साथ चलना होता है, इसलिए पर कुछ लोग एडवांस लेते हैं क्लास और पर्सनल क्लास लेते हैं, तो हम लोग उसको इस तरह से कराते हैं, तो बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। और आपको देखिए आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप सोचें कि जी मैंने 5 दिन कर लिया, 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिए, तो ऐसे में रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको इतना याद रहता है कि जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो रोज़ आप दवाई खा सकते हैं, ये याद रखता है, तो क्या आप प्राणायाम योग नहीं कर सकते रोज़? तो उसके लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए। और संकल्प यदि व्यक्ति का मजबूत है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया शीतली और शीतकारी। तो ऐसे लोग का, जिसको बीपी रहता है, ऐसे लोग का माइंड भी बड़ा अग्रसर रहता है बीपी हाई होने के कारण। तो ऐसे लोगों को मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, इसको कम से कम 10 बार किया करें। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? कान को बंद करते हैं, जीभ को तालु से लगाते हैं ऊपर, और तालु से लगाकर और माँ का उच्चारण करते हैं। इसमें भी देखिए, तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम को उन लोगों को 10 बार करना चाहिए जिनको बीपी बढ़ा रहता है। तो ये हो गया आपके लिए कि प्राणायाम कौन कौन से करना है। मैंने आसन बताया, आसन इसके लिए कौन से हेल्पफुल है। मैंने आपको प्राणायाम बताया कि प्राणायाम इसमें कौन कौन से करने चाहिए। और इसके लिए भ्रामरी हो गया, इसके लिए ध्यान बहुत ही लाभकारी है। मैंने कम से कम देखा कि कम से कम मैंने बहुत सारे लोग डिस्कस किया और मैं बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, उसमें लास्ट में जो निर्णय में पहुंचा वो है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान से आप अपने जो हार्ट का जो पंपिंग है, जो उसका ऊपर प्रेशर है, उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। आपके आर्टरीज पे इसका कम प्रभाव पड़ेगा, तनाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो ध्यान इसके लिए हेल्प। ध्यान तो समझिए कि संजीवनी बूटी है और उसका हर चीज़ में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको अभ्यास करनी होगी, आपको सीखनी होगी ध्यान को। केवल आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, उसके कुछ प्रक्रियाएं होते हैं। और मैं जितना बता सकता हूँ क्लास में बताता हूँ। ध्यान की हमारी अलग से क्लास होती है मंडे को, आप उसको ज्वाइन किए हुए हैं, आप इसका लाभ ले रहे हैं। जो लोग रोज़ ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ भी रहा है। क्योंकि तो ध्यान आप किया करें। यदि आप कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, कहीं से संस्था से, कहीं किसी के माध्यम से, आप ध्यान कीजिए। बीपी वाले को ध्यान जरूर करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जैसा समय है। 1 घंटा व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकता है, तो उसको मैं अगर मेरे से कोई बोलते उन व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जिस शरीर में आपको रहना है, कल्पना कीजिए कि जिस शरीर में आपको रहना है, आप उस शरीर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो उस व्यक्ति को धरती पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि बीमार व्यक्ति है तो खुद के लिए भी परेशान है, परिवार के लिए भी वो परेशानी खड़ा करता है, और उसके विचारों में भी गलती आते हैं। तो यदि गलती हो गई है लाइफ स्टाइल के कारण, का परिवार के कभी कोई ऐसा घटना के कारण, तो उसको स्वीकार कर ले कि भाई हो गया है अब मुझे, पर मुझे अब आगे ना हो, आगे ना बढ़े, इसके लिए तो कम से कम वो योग को अपना सकता है, नेचुरोपैथी अपना सकता है, अपने खान पान को चेंज कर सकता है, जो उसके हाथ में वो तो कर सकता है। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बस क्या करना है, किसी अच्छे टीचर के पास में जाके कुछ दिन आपको सीखना है, उसके बाद आप अपने खुद भी कर सकते हैं। आजकल इतने संस्थाएं आपको सेवा दे रही है, पर सही मार्गदर्शन में आपको करना है। निःशुल्क सेवा चल रहे हैं, लाभ उठाने वाले व्यक्ति तो कहीं से भी उठा सकता है। सूरज की गलती नहीं है, वो रोशनी हमेशा दे रही है, परंतु यदि किसी का विटामिन डी कमी है तो उसमें सूरज की कोई गलती नहीं है।
नदी आपके घर के आगे बह रही है और कोई व्यक्ति अगर प्यासा मर जाता है या प्यासा रह जाता है तो उसमें नदी की गलती नहीं है, गलती आपकी मानी जाएगी। आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो ठीक करना है। तो इसका ध्यान रखें। तो मैं इस सब चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्ति जब चाह लेता है तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उसका हेल्थ जिससे आपके साथ पूरा जीवन भर आपके साथ रहना है इसमें। नहीं तो गीता के एक श्लोक है, नैनम वसांस जीर्णानि यथो विहाय। वसांस जीर्णानि यानी जो वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, उस वस्त्र को, उस कपड़े को हम लोग हटा देते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं, नए कपड़े लेते हैं। उसी तरह जब ये आपका शरीर जीर्ण हो जाएगा, आपका शरीर जब कमज़ोर हो जाएगा, तो ये जो आत्मा है आपके अंदर, जो प्राण है, वो भी कहेगा मेरे लिए ये शरीर उपयोगी नहीं है। जैसे आपके घर पुराने जाते हैं, छत गिरने लग जाते हैं, आप घर चेंज कर देते हैं, तो जब आप चेंज कर सकते हैं तो ये आत्मा भी, आपके प्राण भी शरीर को चेंज कर सकता है। इसका ध्यान रखें। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिए हैं आज से 5,000 साल पहले, तो उसको पढ़िए। गीता को अगरबत्ती दिखाने की अपेक्षा उसको 1-2 श्लोक रोज़ पढ़ लें तो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। तो इसको आप योग में भी घटा सकते हैं। तो संकल्प शक्ति होनी चाहिए आपकी। तो हम लोग बात करते हैं आसन कौन सा, मैंने आसन बताया, आपको प्राणायाम बताया। हम बात करते हैं नेचुरोपैथी का, कि नेचुरोपैथी में इसमें क्या करना चाहिए। नेचुरोपैथी नेचर के द्वारा इसमें उपचार होता है। एक एनीमा होता है जिसको पहले के समय में नदी में, तालाब में जा किया करते, पर अभी समय बदल गया है। डिप कर ले, गर्म पानी है और गर्म पानी में इतना आप डिप कर ले, यानी गर्म पानी, बाल्टी में पानी, गर्म पानी रख ले और इसके बाद इसको पैर को यहाँ तक डिप कर ले, डुबा दे, और तौलिया को गीला करके, नॉर्मल पानी में तौलिया को गीला करके और आपको अपने सर पे रख लेना है। इसको ध्यान रखें। इस तरह से यदि आप गर्म पाद स्नान करते हैं तो आपका जो बीपी ऊपर को, वो धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा, तो आपके बीपी कम हो जाएंगे। और यदि इसको आपको प्रैक्टिकली करना है तो आप पहले अपना बीपी नाप लें और नापने के बाद में फिर इस पर ये क्रिया को करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। एक तो ये होगा गर्म पानी। एक होता है रीढ़ स्नान यानी स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी हम लोग यहाँ पर पानी के द्वारा सेकाई करते हैं, उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो गया नेचुरोपैथी। अब हम बात करते हैं इसमें खाना पीना क्या चाहिए। तो ऐसे लोगों को एक तो सुबह सुबह नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। नींबू पानी, ऐसे लोगों को खाने में, अपने खाने में सलाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उबली हुई सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे घिया है, तोरई है, जो ऐसे सब्जी जो अपने आप पानी छोड़ते हैं, ऐसे को उबालें, जीरा, घी, हल्का सा घी का छोंक लगाएं, हींग डालें और बहुत आराम से खाएं। जब खान पान में आप कंट्रोल करेंगे तभी आपका बीपी में नॉर्मल। अंगूर का सेवन अधिक से अधिक कर सकते हैं, जो फलों में खाएं, सेब और संतरा। फलों में 3 चीज़, अंगूर, सेब और संतरा बीपी वाले के लिए लाभदायक है। और नींबू पानी पिए, सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, उबली हुई सब्जी खाएं। इसके साथ कुछ और भी उपचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे जिनको बीपी हो गया है वो लहसुन के जो रस होते हैं, लहसुन के, उसको कम से कम 5-6 बूंद रस उसके पानी में, 1 गिलास पानी में डिप कर ले, डाल लें लहसुन के रस को, और फिर उसे कम से कम दिन में 2 बार 3 बार पिए। और अभी गर्मी है तो गर्मी में 1 बार भी पी ले, और नहीं तो 2 से 3 बार इसको आप पी सकते हैं, लहसुन के रस को पानी में डालकर। मुनक्का और लहसुन को खा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, पर गर्मी है तो ध्यान रखें उसको। धनिया पानी आपके लिए, क्योंकि धनिया में वो गुण है कि बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, गर्माहट को बाहर निकालता है। तो धनिया पानी रात को भिगो दे, साबुत धनिया, और उसको फिर सुबह या तो उबाल ले पानी में और फिर छान के केवल पानी को पिए। नहीं तो केवल पानी भी पी सकते हैं, बिना उबाले भी पी सकते हैं। यदि आपके आसपास या कहीं से भी आपको मिलता है, मीठी नीम 2 प्रकार के होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, मीठी नीम होती है। तो मीठी नीम के रस को यदि आप पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है।
बीपी वाले को आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले का रस को सुबह 2 चम्मच ज़रूर लेना चाहिए, मौसम जब आता है आंवले का तो। परंतु यदि आंवले का रस आपके मौसम नहीं है, जैसे अभी नहीं है, तो आप पाउडर ले सकते हैं। आजकल तो इसके लिक्विड भी आते हैं, तो इसको आप लें। त्रिफला इसके लिए बहुत बेनिफिट है, बीपी वाले के लिए त्रिफला बहुत ही लाभदायक है, तो आप त्रिफला ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आपको आसन बताया कि आसन इसके लिए कौन फिर लाभदायक है, प्राणायाम बताया, आपको नेचुरोपैथी में क्या क्या करना चाहिए, आपके खान पान में क्या सुधार होना चाहिए, और आपको अन्य टिप्स बताया। तो आप ध्यान रखें कि हमारे जो हृदय जो शरीर में भेजते हैं खून को, धमनियों के किनारे जम जाते हैं, जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा आता है, तो बीपी बढ़ जाते हैं। तो इनको हम, क्योंकि आपके जो ब्लड है ना, ये एसिड भी ज़्यादा हो जाता है इस अवस्था में, तो हमें इंक्लाइन करना है, यानी ब्लड को, और ब्लड जब साफ़ रहेगा, क्लियर रहेगा, तो उसको जाने में सुविधाएं होंगे। तो इन सब चीज़ों को यदि आप सही से उपयोग करते हैं, सही से पालन करते हैं, तो आप बीपी जैसे रोग से छुटकारा पा सकते हैं, दवाई आपकी छूट सकती है, संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो आइए इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम लोग आप लोग अपना अपना अभ्यास कर लिए होंगे थोड़ा थोड़ा, और नोट भी कर लिए होंगे। परंतु क्लास को समाप्त करने के लिए हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम 5 बार करते हैं, फिर ओम चैंटिंग करेंगे, और सबके लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर क्लास को समाप्त करेंगे। और कुछ सूचनाएं वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए पहले ब्राह्मणी कर लेते हैं 5 बार। हाथ नीचे, और ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता गुरुओं का धन्यवाद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। सभी के मंगल कामना के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखिए, आंखों खोलिए, बंद कीजिए। पूरे फेस, थायराइड, श्वसन तंत्र सब स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 8 से 9 1 घंटे में आपको बीपी के ऊपर बताया कि क्या इसके लक्षण हैं, किस कारण से होते हैं, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, खान पान में क्या ही करना चाहिए। यदि इन सब चीज़ को आप पालन करते हैं नियम से, विधिवत, और किसी की देख रेख में करते हैं, तो आपका
ये रोग से ज़रूर मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा पा सकते हैं। संकल्प शक्ति मजबूत हो, इसका विशेष ध्यान रखें। कल का सूचना ये है कि कल जो लोग ध्यान में इंटरेस्ट हैं, केवल वही लोग, जिससे कोई बाधा ना हो, तो कल ध्यान की कक्षा मिलते हैं, क्योंकि कल योग क्लास नहीं, कल थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान का विशेष अभ्यास कराया जाएगा। तो अगले सूचना तक जो भी सूचना होगा ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। ओम नमस्ते।